आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। और आज जिस प्रकार आप सब लोगों ने इकट्ठे होकर अभी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के निवास पर पहुंचकर जो आज प्रेस वार्ता की और उससे जो मैसेज आप लोगों ने कवर किया, मुझे विश्वास है कि उसको आप भारत के जन जन तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी अब तक निभाते रहे हैं उसे आगे भी बहुत मजबूती के साथ में निभाएंगे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं घटी, अगर उनको सिलसिलेवार हम डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मोटे तौर पर यह देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति, जनजाति समाज का व्यक्ति, माइनॉरिटी समाज का व्यक्ति, ओबीसी समाज का आदमी अपने आप को आज बहुत ही उपेक्षित महसूस कर रहा है। अगर हम हाथरस की बात करते हैं तो हमारे दलित समाज की बेटी के साथ जो हुआ, इलाहाबाद में अभी पिछले दिनों हमारे दलित समाज के बच्चे के साथ जो हुआ, गोरखपुर के अंदर जो एक व्यापारी के साथ हुआ, लखीमपुर खीरी में जिस तरह किसानों के साथ हुआ, और 11-12 महीने इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को जिस तरीके से लंबा खींचा गया, दिल्ली की सड़कों पर कील लगा दी गई, जिस तरीके का व्यवहार हुआ, वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो शासक वर्ग है उसकी जो सोच है उसमें भारत के आम नागरिक का हित जो है वो सुरक्षित करने का भाव नहीं है। क्योंकि सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है, विधानसभा चुनाव 2022 मार्च में कंप्लीट होना है, नई सरकार आनी है। आपने देखा कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से नए नए गठबंधन कर रही हैं। हमारी पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं, उन्होंने भी अभी पिछले दिनों एक गठबंधन किया है जिसमें बहुत सारे दलों का समावेश है। समाजवादी पार्टी उसमें प्रमुख घटक के रूप में है। और जैसा एक चर्चा है और हवा है पूरे देश में, जो दो व्यक्ति खड़े होते हैं, चाय की दुकान पर बैठे, चाहे कहीं पर भी खड़े होकर बात करते हैं, तो आज यही चर्चा है कि जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। लेकिन इसके साथ साथ बेसिक सवाल ये है कि हमारा जो अनुसूचित जाति समाज, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि आप सब लोग मुझे आज से नहीं, बड़े लंबे समय से कवर कर रहे हैं, मुझे बड़े लंबे समय से देख रहे हैं। मैं सरकार की नौकरी में रहते हुए भी सरकार की नीतियों का मैंने जो विरोध किया, सरकार की नीतियों को लेकर के जो प्रदर्शन हुए, सरकार को आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस करने के लिए झुकाया, 3 संविधान में संशोधन 81, 82 और 85वां करवा करके बाबा साहब अम्बेडकर के दिए आरक्षण को हमने बचाने का काम किया। जेल हम गए, सस्पेंड हम हुए, मुकदमे हमारे खिलाफ 12-12 साल दिल्ली की अदालतों में चले, लेकिन समाज के हितों के साथ हमने सरकार की नौकरी में रहते हुए भी कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, जिसका साक्षी पूरा देश में जो हमारा समाज है या पूरी दुनिया में जो हमारा समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। अब एक सरकार की नौकरी छोड़ने का फैसला हुआ। सरकार की नौकरी को भी छोड़ते समय इस बात का ध्यान रखा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन बौद्ध धर्म स्वीकार किया था तो 14 अक्टूबर 1956 का वो दिन था, तो हमने 14 अक्टूबर 2021 को सरकार की नौकरी से हमारा इस्तीफा स्वीकार हुआ। और जब हमने एक राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की, उस दिन भी एक ऐतिहासिक दिन था, जो कि महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन उस दिन था, 20 अक्टूबर 2021 को। और 27 तारीख को जो हमारा राजनीतिक संबोधन आगरा से हुआ। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जो कहीं ना कहीं इतिहास के साथ में जुड़ी हुई हैं। मैं आप सब लोगों को यही आह्वान करूँगा कि हमारा जो समाज है वो पिछले दिनों में काफ़ी भटका रहा है। कुछ सवाल समय समय पर पैदा होते रहे। मैं चाहता हूं कि आज मेरा जो सामाजिक सोशल मीडिया उसके सामने मैं क्लियर करूं, क्योंकि सवाल मुझसे आने वाले समय में राष्ट्रीय सचिव होने के नाते समय समय पूछे जाएंगे, तो मैं उन सवालों का जवाब अभी राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, उसका आधार क्या है, ऐसे सवाल भी कई जगह आते रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में SC/ST समाज के अधिकारियों का डिमोशन किया, ये भी सवाल समय समय पर कई जगह पूछा जाता रहा है। मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि हमारी समाज की जो एक सर्वमान्य नेता बहन मायावती जी
जो मान्यवर काशीराम जी जो हमारे आदर्श हैं, उनके बाद में वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी हैं और काफ़ी लंबे समय से वो समाज के हितों को साधने का काम कर रही हैं। समाज का उन पर पूरा विश्वास और भरोसा रहा है। लेकिन उन्होंने भी 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ विधिवत रूप से गठबंधन किया। इसका मतलब उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को स्वीकार किया। तो जब हमारी बहन जी ने भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और उसके सहयोग से हमारी नेता 10 MP बनाने में भी कामयाब रही। आज स्थिति यह है कि हमने हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय लोकदल है उसने भी आज समाजवादी पार्टी के साथ, राजभर की पार्टी के साथ, अन्य पार्टियों के साथ जो गठबंधन किए हैं, उनका उद्देश्य यह है कि समान विचारधारा के लोग, बहुजन विचारधारा के लोग सब इकट्ठे हों, एकजुट हों। और उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट ये है कि जो बीजेपी की सरकार पिछले 5 साल से दमन का कार्य कर रही है, जिसमें हमारा एक एक भाई, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, इवन मैं कहूँगा सामान्य जाति का गरीब समाज का आदमी भी बहुत परेशान है। कैसे परेशान है? 200 रुपया तेल कैसे खरीदा जाए, 100 रुपये का पेट्रोल कैसे खरीदा जाए, ये बेसिक मुद्दे हैं जिनको राजनीतिक पार्टियों को उठाना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं सरकारी अधिकारी कर्मचारी का मेरा बड़ा लंबा, क्योंकि टेन्योर 37 साल का सरकार की नौकरी में रहने का बड़ा लंबा टेन्योर मेरा रहा है। मैं राजनीति में जरूर आ गया हूं, राजनेता बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा ये तो समय ही तय करेगा, लेकिन समाज के साथ में जो मेरा जुड़ाव है और समाज के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको राजनीति में आने के बाद भी मेरी पहली प्राथमिकता मेरा समाज ही रहेगा। मैंने आज सुबह के संबोधन में भी कहा कि हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में बहुजनों की सरकार बने, परिवर्तन हो, बीजेपी की सरकार वहां से विदा हो और हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति के हित सधें, उसके साथ कोई अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, हाथरस का रिपीटिशन ना हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ रोजगार 5 साल के अंदर देने की बात कही है। मान्यवर काशीराम जी के नाम पर बहुत सारी योजनाओं का जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें हमने समावेश किया है। उसमें हमारी राय भी मानी गई है कि कैसे उसमें हमारे समाज के लोग आ गए हैं। अगर 1 करोड़ रोजगार 5 साल में हमारी सरकार देने में कामयाब होती है तो 1 करोड़ में 22.5 लाख जो गरीब हमारे बच्चे हैं समाज के, वो सरकार की नौकरी में आने में अगर कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे समाज को एक बहुत बड़ी राहत होगी। साथ साथ हम अपने मांग पत्र में यह भी चीज़ ऐड करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे अपने गठबंधन जो पार्टियां उनके साथ भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के साथ भी, कि अगर निजी क्षेत्र करना सरकार की मजबूरी ही है, आने वाले समय में निजी क्षेत्र अगर आवश्यकता ही बन गई है तो सरकारी सस्ती जमीन अगर उद्योगपति ले रहे हैं सरकार के, अगर बैंकों के पैसे का वो प्रयोग कर रहे हैं तो सारा पैसा सरकारी हो गया। सरकारी जमीन तो सरकारी है ही जो पैसे से खरीदी जा रही है, और बैंक का पैसा भी सरकारी है। अगर सब साधन सरकार के हैं तो उनमें आरक्षण क्यों नहीं जी? तो हमारा ये भी कहना होगा कि आने वाले दिनों में अगर सरकार बनती है तो हम सरकार के घटक सभी से बात करके कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में तो एक पहल करें कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करके जो संवैधानिक प्रावधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए, 22.5% का शेड्यूल टाइप्स का रिजर्वेशन, 27% का OBC का रिजर्वेशन और 10% का गरीब जो सवर्ण जाति के लोग का रिजर्वेशन, वो तभी उसका कोई मायने होगा जब निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था होगी और सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। साथ साथ हमारी कोशिश उद्योग धंधों में भी SC ST समाज के लोगों को, गरीब समाज के लोगों को, OBC समाज के लोगों को, माइनॉरिटी समाज के लोगों को मूल धारा में लाना हमारी प्राथमिकता होगी। तो हम ये चाहेंगे कि हमारा समाज जो 5 साल से इस बीजेपी सरकार में प्रताड़ित हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे समाज की भावना और हमारी भावना भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहन जी के साथ जुड़ी रही है। और आप लोगों ने हमेशा अनेकों बार हमारे साक्षात्कार भी आपने लिए हैं, लेकिन फिलहाल जो हालात है कि अगर हमारा समाज BSP को वोट देता है तो BSP की सरकार बनने का दूर दूर तक कहीं किसी प्रकार का दूर दूर तक भी कहीं कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो हालात इस समय हैं उसमें गठबंधन की सरकार बनने की संभावना काफी प्रबल दिखाई देती है। तो मेरा यही कहना है कि हम अपने वोट को खराब ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना वोट इधर दें और उससे बीजेपी की सरकार फिर पावर में आ जाए और फिर 5 साल हमारे समाज के लोगों का फिर वही उत्पीड़न हो, हमारे समाज के लोगों को फिर परेशानी का सामना करना पड़े। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो लोग समाज को समझाने का काम कर सकते हैं, वो निश्चित रूप से इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आने वाले समय में आप सब लोग मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के
उत्तर प्रदेश में एक बहुजनों की सरकार बनाए जो हमारे समाज के लोगों के हितों को साध सके। ठीक है, थैंक यू। सर ये सब पूछें क्या? पूछ रहे पूछ लो। सर क्या इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में जिन्ना पर गन्ना भारी पड़ेगा? देखिए, अगर आप वो व्यवहारिक स्थिति देखें, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि तेल समस्या हो गई है पब्लिक की। 200 रुपए तेल कहां से खरीदा जाए, 100 रुपए का पेट्रोल कैसे खरीदा जाए, सिलेंडर 900 रुपए 1000 रुपए का कैसे खरीदा जाए। एक आदमी अगर 12,000 रुपए में खर्चा चला रहा था तो आज उसका खर्चा 20,000 रुपए पर मंथ हो चुका है। वो 8,000 रुपया कहां से आए? सब लोग अडानी अंबानी नहीं है जी इस देश में। इस देश में अडानी अंबानी नहीं है सब लोग हमारे राब जैसे लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इस देश की जो मेजोरिटी है, जो आबादी है, वो डेली मेहनत कश है, खाने कमाने वाले लोग हैं। उनको चाहिए राहत इस बात से कि उनको खाने की चीजें, उनकी आवश्यकता की चीजें एटलीस्ट सरकार उनको तो उचित रेट पर मुहैया कराए जी। अब गन्ना तो भारी पड़ ही गया है। पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात की साक्षी है कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। इसका मतलब गन्ना तो जिन्ना में भारी पड़ ही गया है। और मैं कहना चाहूंगा कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों की रैली में एक नारा दिया था, आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने बोला था अल्लाह अकबर, उधर से नारा आया था, क्या हुआ था सामने? हर हर महादेव। यानी हिंदू मुस्लिम की एकता का। तो हमने पिछले दिनों मुजफ्फरनगर की जो रैली हुई थी उसमें एक नजारा सारे देश ने, दुनिया ने देखा। तो आप जो कह रहे हैं कि जिन्ना भारी पड़ेगा या गन्ना भारी पड़ेगा, आज के हिसाब से तो गन्ना भारी है, जैसे पूरा दुनिया देख रही है। और मेरा विश्वास है कि गन्ना भी भारी पड़ेगा, किसान भी भारी पड़ेगा, मजदूर भी भारी पड़ेगा, इस देश का जो बहुजन है वो भारी पड़ेगा। और जो ये लोग, जिन लोगों ने इस देश के अंदर जो व्यवस्थाएं, आप ये बताइए, पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, हिंदुस्तान एक अलग मुल्क है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क हैं, दोनों अपने अपने देश को चलाने का काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान का जिक्र बार बार हिंदुस्तान में क्यों लाते हैं जी? उससे हमारे देश की इकोनॉमी को क्या लाभ होता है जी? हमारे देश के आम आदमी की समस्या का क्या उससे निराकरण होता है जी? क्या हम लोगों को भटकाने का काम करेंगे? भटका करके हम राजनीति करके वोट लेकर के फिर उनको चूसने का काम करेंगे? नहीं। आम आदमी समझ चुका है, आम आदमी इतना समझदार है, वो इन सब चीजों राहत चाहता है। वो ऊब गया है, पाकिस्तान हिंदुस्तान से वो ऊब गया है, हिंदू मुस्लिम से वो ऊब गया है, ये जिन्ना की बीमारी से वो ऊब चुका है। और आम आदमी चाहता है कि मुझे ऐसी सरकार मिले जो मेरे हितों को साधे। उसका बच्चा स्कूल जाना चाहिए, उसके बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको अस्पताल में इलाज मिलना चाहिए। कोविड के अंदर उसको एटलीस्ट ये है, कम से कम दवाई तो मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ना कोविड में दवाई है, ना शमशान घाटों में कोई जगह है, ना उसको खाने की व्यवस्था, उसके खाद्य तेल या उसकी सामग्रियां जो उसकी जीवन दिनचर्या की चीजें वो कंट्रोल में है, ऐसी स्थिति सर, ऐसी सरकार से आम आदमी ऊब चुका है। और मेरा विश्वास है कि आम आदमी अब परिवर्तन की सोच रखता है। सर, आपकी जो पार्टी है आरएलडी जो है, क्या वो मुस्लिमों को टिकट देगी या नहीं? देखिए, यह फैसला क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेवल पर तय होगा। मेरी सीमा है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया हूं और जितना मुझे कार्य क्षेत्र दिया गया है, मैं उस कार्य क्षेत्र की परिधि के तहत ही काम करने के लिए मैं अधिकृत हूं। तो जो आपने अभी कहा है, इसमें पूरी राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर के फैसला करेंगे किस सीट पर किसको टिकट दिया जाएगा, कौन कैंडिडेट होगा, किस जातीय धर्म का होगा, क्या वहां का जातीय समीकरण होगा। निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही अच्छे इंसान हैं और एक अच्छा इंसान ही अच्छा बाप होता है, अच्छा इंसान ही अच्छा प्रधानमंत्री हो सकता है, अच्छा इंसान ही अच्छा बेटा हो सकता है। मैं कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह जी के बेटे चौधरी जैन सिंह जी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छी सोच के वो स्वामी हैं, सबको साथ लेके चलने की उनकी सोच है। SC ST के प्रति उनका लगाव मैंने स्वयं महसूस किया है, माइनॉरिटी के प्रति उनका लगाव मैंने स्वयं देखा है। हर व्यक्ति के प्रति उनकी सोच बड़ी पॉजिटिव है और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकदल अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए उत्तर प्रदेश के लोगों को पहले 2022 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में जो लोकसभा का होगा, हम देश के लोगों को नई दिशा देने का काम करेंगे। सर, अभी बात हो रही थी जिन्ना और गन्ने की,
क्या आरएलडी जो है वो भी हिंदुत्व की बात करेगी या सर्व समाज की बात करेगी? देखिए, ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो धर्म निरपेक्ष सोच के साथ में अपने कार्यों को अंजाम दे। हमारी पार्टी के जो नेता हैं उनकी सोच बड़ी साफ और सुथरी है। वो पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष हैं। वो सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलने की सोच रखते हैं। इसलिए हमारी पार्टी की तरफ से ये बात आप सुनिश्चित कर लीजिएगा कि सभी धर्मों के लोगों का बिल्कुल बराबर सम्मान है।